प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। ठीक है। हम लोगों ने एज यूजुअल, आपको याद भी होगा, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट जो चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन। और पिछले वीडियो में, पिछले लाइव क्लासेस में हम लोगों ने किस बारे में बात की थी चैंपियंस? हम लोगों ने किस बारे में बात की थी प्यारे बच्चों? हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के बारे में। किसके बारे में बात की थी? हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में बात की थी। ठीक है, कि एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होगा एंड लाइक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज प्यारे बच्चों, आज चैंपियंस हमें डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। क्या डिस्कस करना है? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ठीक, मेरी बात पहले आप थोड़ी सी कुछ बातें समझ लीजिए इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कंबस्शन के बारे में। मतलब अगर हम एल्केन को बर्न करें तो कैसे क्या केमिकल रिएक्शन होने वाली है। कंबस्शन में भी हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, कैटालिटिकल कंबस्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एल्केन्स कैसी केमिकल रिएक्शन देता है। तो मैं आइडिया देता हूं आपको, वो केमिकल रिएक्शन देता है सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था इसी वजह से हम एल्केन्स को क्या बोलते थे? पैराफिन्स। क्यों बोलते थे पैराफिन्स? क्योंकि लिटिल एफिनिटी। एल्केन्स में कार्बन क्या करता है? 4 सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है अपने नियरेस्ट एटम के थ्रू। तो अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहो तो आसानी से नहीं हटेगा, पहले आपको कुछ हटाना पड़ेगा, देन आप कुछ नया ऐड कर पाओगे। तो इसीलिए एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ये भी बेसिक सी बात है। ठीक, फिर हमें बात करनी पड़ेगी एल्केन्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एरोमेटाइजेशन, ठीक, जैसे कि आइसोमेराइजेशन। ठीक, एरोमेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, आइसोमेराइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। पायरोलिसिस वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, ये पायरोलिसिस क्या है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक फंडा क्या है कि आज हमें केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है एल्केन्स की। मैं कौन? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। ठीक है, चलो बवाचते हैं बवाल, एक लंबी सांस ले लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले चैंपियंस कंबस्शन रिएक्शन के बारे में, आग लगाने के बारे में, है ना। चलो ठीक है, बच्चियां मतलब थोड़ा तेज रिएक्शन पढ़ पाएंगी, लेकिन तुम लोग भी कम नहीं हो, सीख ही जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। कंबस्शन रिएक्शन में क्या फंडा क्या है? अब मेरी बात प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, कंबस्शन रिएक्शन में आपको भी पता है सर, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एज ए सपोर्टर होता है ना। अगर आप किसी को बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग प्रोसेस होती है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर होता है फॉर द बर्निंग और फॉर द कंबस्शन प्रोसेस। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर कंबस्शन रिएक्शन में पहली कंडीशन कहती है कि जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस में हो, अगर क्या हो? एक्सेस में ऑक्सीजन हो, तो उस कंबस्शन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कंप्लीट कंबस्शन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबस्शन। या कंबस्शन के लिए चाहिए ऑक्सीजन तुम्हारे पास ढेर सारा, एक्सेस में है, मैंने बोला ना। तो कंबस्शन कैसा होगा? कंप्लीट। और ध्यान रखना का प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? CO2 H2O, और हीट तो चलो निकलेगी ही, आग लगा रहे तो, है ना। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, या ऐसे भी समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूं ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और आप उसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहे हो। तो 110% क्या बनने वाला है? अगर कंबस्शन कंप्लीट हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O। ठीक, आपको बोला ठीक है सर। दूसरी कंडीशन, मान लो आपका ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है बल्कि कैसा है? लिमिटेड में है। लिमिटेड में है प्यारे बच्चों, तो भी फिर कुछ बातें कंफर्म है। तब CO2 और H2O नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनेगा विद अलोंग विद हीट, बल्कि बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट। चैंपियन समझना मेरी बात। अगर कंप्लीट कंबस्शन हुआ तो बनेगा CO2 और H2O, और अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ तो क्या बनेगा? CO और H2O। पहले दो समझते हैं, ऐसा नहीं कंबस्शन खत्म, अभी मैं आ रहा हूं इसके आगे वाले वर्जन पे। पहला क्लियर हुआ, कंप्लीट कंबस्शन हुआ तो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, या हम कह सकते हैं हमें जो बेंजीन भी पढ़ना है ना, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो क्या बनाएंगे? CO2 और H2O इफ oxygen taken in excess, तो combustion called as complete combustion and product are
CO2 H2O एंड हीट। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात। अगर इन्हीं सब का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट CO और H2O, मतलब पहले बन रहा था डाइऑक्साइड, बाद में क्या बन जाएगा, मोनोऑक्साइड। ठीक, ये दो बातें तो एकदम क्लियर दिमाग में है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे मीथेन का कंप्लीट कंबशन किया तो हमें क्या मिला, CO2 H2O और हीट। या रैंडमली तुम किसी का भी ले लो, इन्होंने लिया ब्यूटेन, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, बन गया क्या, CO2 और H2O, साथ में क्या निकल गया, हीट। मतलब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल रहा हूँ, आप रिएक्शन लिख सकते हैं। थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ काम के लिए। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें, तो देखो जैसे मैंने बोला, तुमने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया ना, तो लिखा होगा CX और HY, कोई भी कोई होगा, जैसे देखो ना यहाँ पे C4H10Y लिखा है ना। तो जब आप उसको बॉन्ड करते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है कि जितना कार्बन के यहाँ पे X नंबर है उतने ही बनेंगे CO2, और जो Y है Y/2 क्या बनेगा, H2O। और ये जो ऑक्सीजन लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है X + Y/4, है ना। समझो अगर ये X है और ये Y है, मतलब कोई नंबर होगा, मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, तो जो यहाँ कार्बन के नीचे नंबर लिखा होता है वही लिख देते हैं CO2, जो H के नीचे लिखा होता है उसका हाफ करके लिख देते हैं H2O, है ना। और O2 के पहले क्या लिखते हैं, X + Y/4। चलो तुम्हारे सामने ये जो रिएक्शन है इसी को बैलेंस करके चेक करते हैं। देखो यहाँ X क्या है, 4, तो देखो यहाँ लिखा है 4, यहाँ Y क्या है, 10, तो Y/2 मतलब 5, सही है। यहाँ क्या लिखना है, X + Y/4, 4 + 10/4 कितना हुआ, 4 4 जा 16 + 10 26/4, या कट करो तो कितना आएगा, 13/2। देखो ये लिखा है यहाँ पे 13/2। तो ये कंबशन, जो कंप्लीट कंबशन रिएक्शन है, उसको बैलेंस करने का ये तरीका है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ X यहाँ Y, तो एक ट्रिक मैंने इसलिए दिया कि तुम फटाक से रिएक्शन बैलेंस कर लो, है ना, तुम्हें टाइम न लगे। अब किसी का भी कर लोगे, कंप्लीट कंबशन है तो ये तरीका है ना, बैलेंस करने का। ठीक है, क्लियर है, हेलो, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर आपने कहा ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान था, समझ में आ गया। ठीक, अब मान लो इनकम्प्लीट होता, सेम यही रिएक्शन होती और इनकम्प्लीट कंबशन होता। कैसा होता, इनकम्प्लीट कंबशन। तो प्यारे बच्चों तब क्या बनते, तब क्या बनता चैंपियंस, तब क्या बनता, CO और H2O। जैसे अगर मैं कहूं कि यार मैं इनकम्प्लीट कंबशन करने जा रहा हूं, किसका, इसी ब्यूटेन का ही करते हैं, चलो C4H10, हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। हमें पता है कि ऑक्सीजन कैसा है, लिमिटेड है, इनसफिशिएंट है या लिमिटेड सप्लाई है, तो बनेगा क्या, CO + H2O, और हीट तो तब भी निकलेगी, अब आग जले तब भी हीट निकलेगी, धुआं आ रहा है तब भी हीट तो निकलेगी, थोड़े कम निकलेगी, बस इतना ही होगा, है ना। तो CO और H2O, है ना। मेरे बच्चों समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बन गया, CO और H2O। ये सबके लिए फिक्स है, मैं जितने भी हम लोग पढ़ने वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सबके लिए सेम कंडीशन है। कंप्लीट हुआ तो CO2 और H2O, इनकम्प्लीट हुआ तो CO और H2O। और एक देखो, कंबशन में आप क्या फेंक के मार रहे हो, मतलब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो मैं इसको कह सकता हूं कि रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन की उस नाम से बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट कंबशन को आप बोल सकते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट कंबशन को आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी तो बोल सकते हो, ऑक्सीजन ही तो ऐड कर रहे हो। वैसे ही अगर आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में की प्यारे बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। और ये बाकी सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हमने आपसे बातें की इसके बारे में, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। ठीक, मैं आगे आपसे बात करूंगा कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन के बारे में, है ना। मेरी बात समझना, दिमाग में बैठा लो कि हाँ सर ने बात बताई, आगे बात करने वाला, ठीक है। ठीक, थोड़ी बेसिक्स और पढ़ लें केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो आपने बोला ठीक है सर, कंबशन का दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, आप कैटालिटिकल बाद में बताएंगे, आगे बताने वाले, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है प्यारे बच्चों, वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। देखो हैलोजिनेशन मतलब क्या फेंके मार रहे हो, हैलोजन, क्या ऐड करने वाले हो आप, हैलोजन ऐड करने वाले हो। जैसे हाइड्रोजिनेशन तो हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाइड्रेशन तो H2O फेंक के मारते हो, ऐड करते हो, दैट मींस। तो वैसे हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, और हैलोजन तो आपको अच्छे से पता है, हैलोजन मतलब X, X मतलब
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीनेशन, और आयोडीन ऐड करेंगे चैंपियंस तो आयोडीनेशन। क्या बोलेंगे उसको? आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। सबसे बढ़िया क्या होता है? क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, है ना। यही हम क्या करते हैं, मोस्टली वाइडली यही हमें पढ़ने को मिलता है और यही आसानी से होता है। आयोडीनेशन हम कर सकते हैं, बट ये किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करना होगा चैंपियंस, क्योंकि आयोडीन के केस में रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल। तो उसके रिवर्सिबल नेचर को रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक, आगे मैं बात करूंगा, फिलहाल मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ, तुम्हें आइडिया दिमाग में बैठे। क्लोरीन नहीं करेंगे, एक्सप्लोजिव है। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन मोस्ट वाइडली, मोस्ट फेवरेबली, आसानी से होता है, जिसके बारे में जनरली हर समय बात होती है। आयोडीनेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, HNO3 की, HClO4 की, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी चैंपियंस। अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, बढ़ेगी नहीं, एक स्टेप होकर रुक जाएगी, है ना, रिवर्सिबल है, फिर इनिशिएट कर देगी अपना इनिशियल जो रिएक्टेंट था उसमें चेंज हो जाएगी। ठीक ठीक, चलो अब एक एक करके बातों को समझते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोला इस बात को कि जो एल्केन्स है, आपने उसको, मैं बोलता भी लैटिन हूं पैराफिन्स बिकॉज ऑफ लिटिल एफिनिटी। तो एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास ये मीथेन है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, और मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, मान लो ये X2 ऐड करना है ना, X कुछ भी हो सकता है, मान लो जैसे मैंने X लिया, फिलहाल समझ लो हेलोजन ऐड कर रहा हूँ। तो देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये 4 H के साथ क्या कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। अब इसको कोई इच्छा नहीं है, इस मोह माया से मुक्त है, लेकिन तुमको X ऐड करना है, हेलोजन ऐड करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आप तभी इसमें X ऐड कर पाओगे जब H रिप्लेस करोगे। तो आप जितना X आपको ऐड करना उतना H हटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 से ज्यादा तो वो होगा नहीं ना, अपनी स्टेबिलिटी थोड़ा ना डिस्टर्ब करेगा प्यारे बच्चों। तो अगर तुमको X ऐड करना है तो आपको H क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट देखते रहते हो, भी कोई किसी प्लेयर को चोट लगी तो उसकी जगह कोई नया प्लेयर आ जाता है, रिप्लेस हुआ, रिप्लेस, वही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। X अगर जोड़ना है तो हमें H हटा के उसकी जगह X लगाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक, हेलो, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा चलो, अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ बातें मैं बताऊंगा, आप समझिएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो समझ लिया। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा हेलोजन ऐड करने जा रहे हैं? क्लोरीन। मतलब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरीनेशन। ठीक, बात ध्यान से सुनना, हमने एल्केन का सिंबल लिखा RH, आपको भी पता है किसी एल्केन में से एक H हटा दो तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल। या इसका उल्टा भी तो हो सकता है, किसी एल्काइल में एक H जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन। तो देखो वही लिखा है, R मतलब एल्काइल और H इसके साथ जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, एल्केन। जब हमने एल्केन में क्या ऐड कर दिया, Cl2। जब हमने एल्केन में क्या ऐड किया प्यारे बच्चों, Cl2 ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया। तो मैंने क्या बोला, अब उसको जुड़ना है तो हर जितनी बार क्लोरीन जुड़ेगा उतना H कम होगा, रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक H हटा और जाके एक Cl मिलकर क्या बना लिए, RCl, और वहां से निकला हुआ H रिप्लेसेबल H, और Cl2 का एक बचा हुआ Cl मिलके ये क्या बना लिए, HCl। क्या बना लिए, HCl। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस कंडीशन में पहली खासियत, पहला फंडा समझिए, मान लीजिए आपके पास जो एल्केन है वो क्या है, एक्सेस में है। क्या है, एल्केन क्या है, एक्सेस में है। तो वो सबके सब क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा वो एक Cl हटके बन जाएगा, मतलब RCl, एक H हटके एक Cl लग गया, RCl बन गया। लेकिन दूसरी कंडीशन कहता है प्यारे बच्चों, मान लो जो हेलोजन तुमने लिया है वो एक्सेस में है, तब तो प्यारे बच्चों वो तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक सारा H ना हट जाए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल भी तुम्हें दूंगा तो तुम और क्लियरली समझना, अभी कंडीशन से मैं रूबरू करवा रहा हूं तुम्हें, मेरी बात समझना। जैसे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, थोड़ा और बेटर आप समझ पाओ। जैसे मैंने लिखा CH4 प्लस Cl2। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली किसके प्रेजेंस में होगी, यूवी रेज के प्रेजेंस में होती है।
इसके प्रेजेंस में यूवी रेज कह सकते हो, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में कह सकते हो, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कर सकते हो, है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं इन्हीं सब के प्रेजेंस में होती है, यूवी लाइट, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, पर ऑक्साइड। ठीक, तो होगा क्या, देखो एक एच हटेगा एक सीएल लगेगा, एक एच हटा दिया, देखो 4 था 3 कर दिया, और उस एच की जगह क्या लगा दिया, सीएल। तो यहाँ से निकला एच और यहाँ का बचा हुआ सीएल क्या बना दिया, एच। अब रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर CH3Cl जो है वो कंबाइन करेगा फिर Cl2 के साथ, फिर एक एच हटेगा, जो पहले CH3 था वो हो जाएगा CH2, एक Cl तो पहले से था और इस बार एक एच हटा तो एक Cl और आ गया, तो CH2Cl2 प्लस HCl। अब तुम समझ गए गेम कैसे हो रहा है, फिर CH2Cl2 कंबाइन करेगा फिर Cl2 के साथ, फिर एक एच हट के लग जाएगा CHCl3 प्लस HCl, अभी भी एक एच है तो CHCl3 कंबाइन करेगा Cl2 के साथ एंड फाइनली आपको मिलेगा CCl4 प्लस HCl। अब देखो एक भी एच नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन खत्म, इसलिए रिएक्शन यहीं पे क्या हो जाती है, लास्ट, यही एंड प्रोडक्ट है। ये क्या है, एंड प्रोडक्ट। तो मैंने कहा जब हाइड्रोजन एक्सेस में होगा, अरे एक्सेस में देखो ना, यहाँ भी कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी कर ले रहा है, यहाँ भी कर ले रहा है, यहाँ भी कर रहा है, तब एंड प्रोडक्ट CCl4 बना मीथेन की केस में, सारे एच को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अगर एक्सेस में आपका एल्काइल हैलाइड, आपने जो एल्केन लिया है, एल्केन सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, आपका ये जो एल्केन है वो अगर एक्सेस में हुआ तो इस क्लोरीन को दबा देगा, एक ही रिएक्शन होगी और यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। ये पूछता है एमसीक्यूज में, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसे तुम्हें बता दिया कि दोनों अपने जहन में रख लो, फिलहाल स्कूल एग्जाम में यही आएगा, है ना, कि आप स्टेप वाइज जो रिएक्शन है आपके मीथेन या इथेन के सब्स्टिट्यूशन वाली, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जो भी दे दे, तो आपसे पूछेगा और आपको यही जवाब देना है, ऐसे लिखना है, सिंपल सी बात है ना, एच हटा के सी लगाते जाओ तब तक जब तक सारा एच खत्म हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, और इसमें जो X2 आपने लिया है, जो आपने हेलोजन लिया है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर देख लो, सबसे अच्छा कौन है, Cl2, फिर Br2 और फिर I2। और ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये जो रिएक्शन है क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, आपसे कोई पूछे कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फॉलो करता है प्यारे बच्चों फ्री रेडिकल, है तो सब्स्टिट्यूशन ना, तो सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, जहन में अच्छे से बैठा लेना, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक, ऑर्डर ऑफ हेलोजन भी बता दिया, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, मैंने उसके बारे में भी बात कर लिया आपसे। ठीक, क्लियर है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं। अच्छा, फंडा अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो CH3Cl बना उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, इसको दो है तो डाई क्लोरोमीथेन, ये है ट्राई क्लोरोमीथेन, या इसी का कॉमन नेम आपको पता है क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कॉमन नेम इसका, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म। पहले यूज होता था एज एनेस्थीसिया, अब नहीं होता, इसके साथ थोड़ी कंडीशंस हैं खतरनाक वाली, इसलिए अब नहीं करते, पहले यूज करते थे इसका क्लोरोफॉर्म का एनेस्थीसिया, बेहोश बेहोश करने के काम में आता था ऑपरेट करने से पहले। ठीक, और CCl4 तो तुम जानते ही हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब ये कॉपी अपने रिएक्शन लिखना, वीडियो पॉज करके या फिर बाद में देख के, जब भी लिखना स्क्रीनशॉट लेके, तुम्हारी इच्छा तो इन सबके नाम लिख लेना, तो तुम्हारा और थोड़ा अच्छा रहेगा कि नाम भी लिख के तुम्हें पता रहेगा कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का यहां तक मामला क्लियर। ये था मीथेन में क्लोरीनेशन। आपको वैसे ही आप चाहना तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना किसकी, इथेन की क्लोरीनेशन की, इसकी प्रैक्टिस करना, इथेन की क्लोरीनेशन। जैसे इथेन में C2H6 है ना, तो ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक ये C2Cl6 ना बन जाए, तब तक एक एक हटा के एक Cl लगाते रहना, सिंपल है, इसमें घबराने की बात नहीं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपने रिएक्शन पढ़ा है वो आपके सामने देखो रखा हुआ है, ये पहली इक्वेशन, उसके बाद CH3Cl फर्दर फिर Cl2 के साथ कंबाइन किया, CH2Cl2, है ना, फिर ये बना, फिर ये बना, ये हमने सीख लिया है ना। लेकिन हम इस मेथड से कभी बनाते नहीं है, इस मेथड से हम कभी कोई एल्केन बनाते नहीं है, मतलब एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है रिएक्शन में मिक्सचर बन गए ना, ये देखो, और सेपरेट करना मुश्किल है, तो हम इस मेथड से हमें कभी एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ मिल रहा है हैलाइड्स, तो इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, दैट्स, ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहा है, देखिए जो मैंने बातें आपको बताई, कह रहा व्हेन एक्सेस ऑफ एल्केन इज टेकन, है ना, तो हेलोजिनेशन कैन बी कंट्रोल्ड
और कंट्रोल का मतलब वही कि एक स्टेप बाद रुक जाएगी, बनेगा CH3Cl। अगर मीथेन के केस में होगा C2H5Cl, इथेन के केस में होगा। ठीक, लेकिन अगर अमोनिया एक्सिस में, सॉरी क्लोरीन एक्सिस में है अगर, तब तो भैया रिएक्शन तब तक जाएगी जब तक सारे H रिप्लेस ना हो जाएं। ठीक है, बेसिक बात क्लियर है, पकड़ लिया होगा, दिमाग में आ गया होगा। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इस हैलोजिनेशन की। मैंने बोला ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे होता है पहले उसको समझाता हूं मैं, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप नीचे देखना समझना। देखो प्यारा बच्चा, बहुत सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास जो रिएक्शन है पहले वो जहन में बैठा ली, सर मेरे पास है CH4 प्लस Cl2, है ना, लास्ट में हमें मिलेगा CCl4 और HCl, बैलेंस कर लूं तो 4HCl और ये 4 टाइम्स Cl2। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो पहले मिलता था CH3Cl, फिर मिलता था CH2Cl2, फिर मिलता था सर CHCl3 और लास्ट में तो आपको हमने आपने बता ही दिया CCl4। ठीक, आप सुनना ध्यान से, आपने पहले भी बता दिया सर इसकी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन है इट्स कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला चेन इनिशिएशन, सबसे पहला प्रोसेस में क्या होगा, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट होगी। फिर दूसरा मैं यहां लिखता हूं चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ेगी, चेन प्रोपगेशन, चेन प्यारे बच्चों आगे बढ़ेगी। और लास्ट में क्या होगा, चेन रुकेगी, चेन टर्मिनेशन। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कौन सा, हैलोजिनेशन इन एल्केन्स, ये कंप्लीट होता है, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है चैंपियंस। चेन प्रोपगेशन, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपगेशन और सबसे लास्ट में चेन टर्मिनेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या लिखना है, एक लंबी सांस, अब अपने दिमाग को आइडिया देते हैं। समझिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल आएगा तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हमारे पास क्या था Cl2, है ना, इसका हम क्या करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। आपको भी पता है, पढ़ चुके हो आप, फ्री रेडिकल कहां बनते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल गए। ठीक प्यारे बच्चों, क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल गया। अब क्या होगा, प्रोपेगेट करने वाला, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल पहुंचेगा किसके पास, CH4 के पास पहुंचेगा ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, और इनसे क्या आएगा भाई साहब, हमको H दो, H देखो ना, H हमको भाई अपना ये फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करने के लिए इनसे लेगा H, अपने बना लेगा HCl, और अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब कार्बन की वैलेंसी कम हो गई थी H देने के बाद, तो ये बन गया। ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये कंबाइन करेगा Cl2 के साथ, बनाएगा CH3, इसके एक Cl ले लेगा, और जो फ्री रेडिकल वाला ऑड इलेक्ट्रॉन था वो Cl के ऊपर चला एज यूजुअल जैसे पहले गया था। फिर Cl जाएगा, जो अपना नया वाला कंपाउंड है CH3Cl, ना देखो बन गया तुम्हारा पहला, देखो ये देखो CH3Cl पहला इंटरमीडिएट बना, देखो CH3Cl और HCl पहले ही स्टेप में बन गया था। फिर मैं तुम्हें दूसरा भी बना के दिखाता हूं, समझो, मतलब रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने कहा फिर से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया सर, अब क्या होगा, तो फिर से वो जाएगा किसके पास, CH3Cl, मैं इंक बदलता हूं, जाएगा CH3Cl के पास कौन, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर वही एज यूजुअल इनसे कहेगा H दो, अपने बना लेगा HCl, और अब अपना जो फ्री रेडिकल है वो ट्रांसफर करेगा किसके ऊपर, सोच के देखो, इसका H ले लिया है, तो अब क्या बचा, CH2Cl बचा बस, है ना। अब ये CH2Cl हर बार की तरह क्या करेगा, कंबाइन करेगा Cl2 से, एक Cl ले लेगा, बना लेगा CH2Cl2, और फिर क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके पास जाएगा, अगला इंटरमीडिएट बनाएगा CHCl3, फिर जाएगा अगला फाइनल बनाएगा CCl4। समझ रहे हो मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनाया, चेन प्रोपगेशन में फ्री रेडिकल ने अपने इंटरमीडिएट बनाने चालू कर दिए। हर बार देखो, पहली बार में HCl बन रहा है, दूसरे बार में तुम्हारा पहला इंटरमीडिएट, फिर बन रहा है HCl, फिर दूसरा वाला इंटरमीडिएट। सिंपल है यार, एक बार लिख के तो देखो, सिंपल सी बात है।
और चेन टर्मिनेशन में क्या होगा चाहे प्यारे बच्चों, देखो इनिशिएट कैसे हुआ था, जब फ्री रेडिकल्स बना था, तो रुक कब जाएगा, जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाए। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। क्लोरीन क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलके बना लेगा Cl2, या CH3 भी जनरेट हुआ था और Cl वाले मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल थे ये मिलके बना लेते हैं ट्रेसेस अमाउंट में, कुछ अमाउंट में, C2H6। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में, कि जब हम हैलोजनेशन करते हैं एल्केन्स का तो उसमें ट्रेसेस में कौन सा एल्केन मिल जाता है, तो यही वाला C2H6 मिल जाता है। ट्रेसेस अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल तो ये भी थे, ये भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म 3 पार्ट में थी। चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनाया, चेन प्रोपगेशन में चेन प्रोपगेट हुई, तो जो भी इंटरमीडिएट थे वो बन रहे थे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक बार समझ के लिख के प्रैक्टिस जहां करोगे तुम्हें मैकेनिज्म अपने आप आ जाएगी कि यार एक बार HCl बन रहा है, तो यार Cl था तो H लेगा HCl, फिर वो अपना इंटरमीडिएट, फिर जो बना उसमें फिर Cl2 फिर Cl जाएगा, फिर पहले HCl फिर अपना इंटरमीडिएट, बस सिंपल है, बनाते चले जाओगे तुरंत। एग्जाम में कोई एक ही स्टेप लिखना होता है, बस यही बात। वो तो मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए समझाने के लिए बना दिया कि तुम सीख जाओ, ठीक। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखो पीपीटी में क्या कह रहे हैं, अब समझो ध्यान से, देखो एक ही बात को 2-3 बार समझाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जहन में एकदम छप जाए। पहले स्टेप में क्या हुआ, चेन इनिशिएशन, सर ये देखो क्लोरीन था, फ्री रेडिकल होमोलिस्टिक बॉन्ड फिजन हुआ, फ्री रेडिकल बन गया। प्रोपगेशन में क्या हुआ, सर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल अपने मीथेन के साथ गया और उससे H ले लिया, याद करो हर बार बनता है। पहले स्टेप में क्या बना था, CH3Cl प्लस HCl, तो पहले HCl बन गया, फ्री रेडिकल CH3 के ऊपर चला गया। अब तुम्हारा CH3Cl बनना है, तो CH3 ने Cl2 के साथ कंबाइन किया, है ना, और क्या बना लिया, ये Cl यहाँ रहेगा, है ना, और बना लिया CH3Cl। अब वैसे ही दूसरा बनाओगे, दूसरा इंटरमीडिएट पहले इसी के आगे बढ़ेगा ना, CH3Cl से ही कहानी आगे बढ़ेगी, तो फिर CH2Cl2, फिर CH3, फिर फाइनली CCl4। तो ये था चेन प्रोपगेशन, ठीक है, ये भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। और टर्मिनेशन में मैंने आपसे क्या बोला, भाई फ्री रेडिकल बनने से कहानी शुरू हुई थी, फ्री रेडिकल ही खत्म हो जाएंगे तो कहानी भी खत्म हो जाएगी। तो देखो जो फ्री रेडिकल्स थे वो कंबाइन हो गए, Cl बना लेगा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना देगा, एंड हो सकता है कुछ लोग मिथाइल मिथाइल के ही फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए, तो क्या चांसेस है बनने के, इथेन इन ट्रेसेस, ठीक। ठीक प्यारे बच्चों, ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपके सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप तो अपने से अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। देखो दिमाग को हमेशा समझा लिया करो हमें करना क्या है, थोड़े लॉजिक पकड़ा करो, हमें ये बनाने हैं ये बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे ऐसे बनेगा। एक बार जहाँ प्रैक्टिस कर लो मेरे लाल, तो फिर सीखना कोई रोक ही नहीं सकता है ना, और तुम्हें तब भी दिक्कत हो, भाई इधर बैठा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बताने के लिए, ठीक है। 2 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म किया हम लोगों ने, एक कंबस्शन जो 2 तरीके से 2 टाइप्स में हो रहा था, कैटालिटिकल और सॉरी कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन में, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन पढ़ा, बकायदे रिएक्शंस पढ़ी, कौन एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, कौन लिमिटेड होगा तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रॉपर पढ़ा, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है उसके बारे में बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तीसरी केमिकल रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन्स। नाम से नहीं लग रहा, आइसोमेराइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। तो ये वाली कहानी तो आपने आती है, आइसोमर बनाना तो आपको कौन सी बड़ी बात है, आपको आइडिया है इस बारे में, पूरी आइसोमरिज्म पढ़ चुके हो। तो कह रहा है यार, जैसे मान लो हमने एक 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन लिया, तो उसका एक आइसोमर नहीं है आइसोब्यूटेन, बना लेना। पेंटेन लिया तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो कह रहा है कि उतने ही सेम आपके पास जो एल्केन लेना उसका आप आइसोमर बना सकते हो। तो ये आपको पता ही है भाई, पहले 3 एल्केन जो है वो आइसोमर नहीं बनाते, ये बात हम लोगों ने आइसोमरिज्म में पढ़ी थी। इसका मतलब हमें सबसे कम कार्बन जो भी लेना वो 4 कार्बन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये आइसोमेराइजेशन जो है वो अपने आप नहीं होगा, है ना। आइसोमेराइजेशन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है उसको समझ लीजिए, वो ये वाले भाई साहब AlCl3 और HCl के कॉम्बिनेशन के प्रेजेंस में ही आइसोमेराइजेशन होगी।
देखिए जैसे हमने क्या लिया नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसका आइसोमर बना दो आइसोब्यूटेन। हमने लिया 2 मिथाइल पेंटेन, इसका आइसोमर्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मतलब आप सिंपल ऐसे समझो कि आप जो भी एल्केन लोगे उसका कोई भी आइसोमर बना दो, तो रिएक्शन क्या होगा, आइसोमराइजेशन। क्योंकि आइसोमर बनना मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। आप दोनों के नाम लिखो, अलग अलग मिल जाएंगे, समझ लेना। तो आइसोमराइजेशन प्रोसेस सिंपल है, बस ये ध्यान रखने की बात है कि किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 विद HCl। ये एजेंट जरूर याद रखना, है ना। एक कंपाउंड का अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाना इज नोन एज आइसोमराइजेशन। किसके प्रेजेंस में होता है, ऐसे लिखा होता है AlCl3 और ऐसे HCl, तो समझ लेना एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। इसकी जगह और कोई भी एग्जांपल हो सकता है, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या समस्या है तुम्हें, आइसोमर तो देख लेना है कि नहीं, कैसे पता आइसोमर्स है कि नहीं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सिमिलर होंगे, दोनों का नाम अलग अलग होगा, समझ लेना आइसोमर्स ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एरो पे ये वाले भाई साहब लिखे होंगे, है ना, ये आइसोमराइजेशन वाले एजेंट हैं, इनके बिना आइसोमराइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या आया, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब, देखो पायरो का मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है प्यारे बच्चों हीट, टेम्परेचर, है ना। और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक। किसी को आप टेम्परेचर के प्रेजेंस में तोड़ दो, जलाना था तो ऑक्सीजन चाहिए था, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन नहीं लेगा, विदाउट ऑक्सीजन है। क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तब तो कंबस्शन हो गया ना, फिर पायरोलिसिस वर्ड का मतलब नहीं रह गया। पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपने एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन करेंगे, अपने एल्केन्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे एट हाई टेम्परेचर विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है, ठीक है, समझिए समझिए समझिए। कहता है पायरोलिसिस में क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन होगा कंपाउंड का इन एब्सेंस ऑफ एयर, देखो लिखा है। और जब वो ऐसा होगा तो क्या देंगे, लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कोई बड़ा वाला जब आपने लिया एल्केन्स उसकी पायरोलिसिस की, तो वो लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, है ना। कुछ लोग एल्काइंस में भी टूटेंगे, एल्काइंस एंड हाइड्रोजन में भी टूट जाएंगे। ठीक है, तो पायरोलिसिस को समझते हैं, मतलब समझते हैं। देखिए कह रहा है पायरोलिसिस में एक टर्म कह रहा है डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा कह रहा है क्रैकिंग। समझिए इसका मतलब क्या है, कह रहा है डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सी एंड एच बॉन्ड ओनली। लेकिन क्रैकिंग में क्या होता है, सी और एच भी टूटेगा, सी और सी भी टूटेगा, है ना। इसमें डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एल्केन्स का अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ एल्कीन मिल रहा है, एल्कीन, हाइड्रोजन कम करेंगे तो बॉन्ड बढ़ जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन क्रैकिंग में हमें लोअर एल्कीन्स और मतलब लोअर एल्कीन और एल्कीन सब मिलते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीच के बारे में कुछ बात चल रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो एकदम परफेक्ट समझोगे तुम। ठीक है, ठीक है, दिखाता हूँ तुमको, टेंशन मत लो। देखो मेरी बात समझना, मेरे पास देखो सामने क्या लिखा है, प्रोपेन। मैं दोनों करके उसके साथ दिखा रहा हूँ, ये है आपके क्या है, ये प्रोपेन, एल्केन है। इसका आपने डिहाइड्रोजनेशन किया, डी मतलब डिलीट, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, इसमें से आपने एच निकाल लिया, ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने यहां से एक एच निकाल लिया, आपने यहां से एक एच निकाल लिया, तो सोच के देखो, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो गई, उसको पूरा करने के लिए आपने क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। वही यहाँ हुआ है और क्या, जब आप डिहाइड्रोजनेशन करेंगे प्रोपेन का तो वो बना लेगा प्रोपीन, है ना। लेकिन जब आप उसको तोड़ोगे एट हाई टेम्परेचर विदाउट एयर, तो ये अपने से छोटा एल्कीन और एल्कीन में टूटेगा। 3 कार्बन का था तो ये 2 कार्बन का क्या बना लिया, देखो एल्कीन, और 1 कार्बन का क्या बना लिया, एल्केन। बुझे, ठीक। उसमें भी स्पेशली अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं किसका, कि जब हम मीथेन का, भाई हम अगर स्पेशली बात करें तो हम कौन से एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, मीथेन और इथेन का। तो सुन लो, जब हम मीथेन की पायरोलिसिस करते हैं प्यारे बच्चों, मीथेन की जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे छोटा एल्काइन, सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है, C2H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देना। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, अब यहाँ 2 ही है तो मतलब +3H2। ठीक है ना। और ये प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है।
और ये टेम्परेचर आने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है? इलेक्ट्रिक आर्क। इसकी इलेक्ट्रिक आर्क से हम 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेवलप करते हैं। तो जो मीथेन की जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो हमें सबसे छोटा एल्काइन मिल जाता है, दैट इज सबसे छोटा एल्काइन दैट इज इथाइन। और वैसे जब हम इथेन की पायरोलिसिस करते हैं ये हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, Al2O3 कैटलिस्ट भी ले लेते हैं इसमें, तो हमें मिलता है सबसे छोटा एल्कीन। सबसे छोटा एल्कीन क्या है? C2H4। बच गया तो और हाइड्रोजन तो लिख देना H2। ये मीथेन और इथेन की कहानी थी। मीथेन की पायरोलिसिस करते हैं तो ये, इथेन की पायरोलिसिस करते हैं तो ये, और जो हायर एल्केन्स उनकी पायरोलिसिस करते हैं तो तोड़ते हैं तो कह रहा भैया उनसे छोटा एल्कीन और एल्केन मिलता है। अब 3 से छोटा एल्कीन मतलब 2 ही का होगा, तो जो बचा हुआ कार्बन था उसने एल्केन बनाने में चला गया। बस यही समझाने की कोशिश हो रही कब से। कोई दिक्कत? आसान लग रहा होगा, है ना। ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी निपटाई हम लोगों ने। थर्ड कौन कौन सा? पहला क्या चैंपियंस? कम्बशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। दूसरा क्या निपटाया? दूसरा हम लोगों ने निपटाया हैलोजिनेशन, बकायदे मैकेनिज्म के साथ पढ़ा, क्या बनेगा कंडीशंस के साथ पढ़ा, है ना, कंप्लीट तरीके से। और अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है? पायरोलिसिस, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर विदाउट एयर, इसको हमने क्या बोला? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। हाँ, अब यहीं पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या, देखो कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ये जो मैंने बोला था ना उस समय कि हमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ना होता है, बट ये हम लोगों ने उस टाइम ही पढ़ लिया था। सी हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन बताया था मैंने, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, गाउच या उसी को बोलते थे स्क्यू, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सारी बातें हम लोगों ने उस टाइम की थी। अभी मैं आपको जो हम लोग पढ़ रहे थे तीसरा वाला वो बताने जा रहा हूं, दैट इज कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। आपने कंप्लीट पढ़ा, आपने इनकम्प्लीट पढ़ा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें ये इंपॉर्टेंट सीरीज लिखने जा रहा हूं। देखो, कहता है जब आप किसी एल्केन को ऑक्सीडाइज करते हो किसी कैटलिस्ट से, लिखा ना कैटालिटिकल, तो नेसेंट ऑक्सीजन को फेंक के मारेगा, तो एल्केन पहले किस में चेंज होता है? अल्कोहल में। अल्कोहल की फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती तो वो चेंज होता है एल्डिहाइड में। इसमें एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड की फर्दर जब होती तो वो किस में चेंज होता है प्यारे बच्चों? एसिड में। किस में चेंज होता है? एसिड में। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन करो तो अल्कोहल, अल्कोहल का फर्दर करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर करो तो एसिड। इस पूरे कन्वर्जन में एक चीज क्लियर रहता है बच्चों, पॉइंट नंबर 1, क्या कांस्टेंट होता है? नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? कांस्टेंट। इस पूरी सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? नंबर ऑफ कार्बन होता है कांस्टेंट। मतलब अगर आपने एक कार्बन का एल्केन लिया है तो एक ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, एक ही कार्बन का एसिड बनेगा। और अगर आपने 2 कार्बन का एल्केन लिया है तो 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एसिड। मतलब इस पूरी सीरीज में क्या क्या कांस्टेंट है? नंबर ऑफ कार्बन। और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान सुनना। इसका मतलब अगर मैंने मीथेन का ऑक्सीडेशन किया तो एक कार्बन का अल्कोहल आप सब जानते हो CH3OH, आपने होमोलॉगस सीरीज पढ़ी तो वैसे भी तुम्हें सबके पहले मेंबर तो याद ही होंगे। एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, एक कार्बन का एसिड HCOOH, है ना, CH4 CH3OH HCHO या HCOOH, ये बन गया एक कार्बन का एसिड। और अगर यही 2 कार्बन का होता पहले बच्चों, मान लो लिखा होता C2H6, तब जब उसको ऑक्सीडेशन करते तो 2 कार्बन का अल्कोहल। तो आपको होमोलॉगस सीरीज का आइडिया है, अगर तुम्हारे पास एक कार्बन का CH3OH तो 2 कार्बन CH2 जोड़ दो इसमें, छोड़ के इसको छोड़ के जो बचा हिस्सा उसमें CH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? C2H5OH। अब CHO, इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो, जो बचा हिस्सा उसमें फिर CH2 जोड़ो। भाई दूसरा मेंबर तो CH2 जोड़ के ही आता है, होमोलॉगस सीरीज हमने पढ़ी है। अगर आपको पहला मेंबर पता है तो जो अगला मेंबर CH2 जोड़ दो आ जाएगा, फिर अगला मेंबर फिर CH2 जोड़ दो आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही है प्रॉपर्ली। तो अगर ये HCH होता है इसमें CH2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। और वैसे HCOOH में जोड़ देंगे तो
CH3COOH। तो अगर मैं बात करूं कि मीथेन के ऑक्सीडेशन की सीरीज, तो ये आपके सामने है। मीथेन, आईयूपीएसी नेम देखो, मीथेन, मीथेनॉल, मीथेनल, मीथेनोइक एसिड। वैसे ही इथेन, इथेनॉल, इथेनल, इथेनोइक एसिड, है ना। मीथेन, मीथेनॉल, मीथेनल, मीथेनोइक एसिड। वैसे इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन, इथेनॉल, इथेनल, इथेनोइक एसिड। और बाकी लोगों के कॉमन नेम हम लोग ने वैसे भी ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़े हैं, मैं फिर से बता देता हूं तुम्हें। मीथेन मार्स गैस, CH3OH को क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और HCOOH क्या है, फॉर्मिक एसिड, है ना। वैसे C2H6 इथेन है, कोई लोचा नहीं। C2H5 वो है जिसको हम इथेनॉल आईयूपीएसी बोल रहे थे, उसका कॉमन नेम भी है इथाइल अल्कोहल। वही वही गम दुख दर्द दूर करने वाला, जिसको पी के आप नाली में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वही वाला, है ना, इथाइल अल्कोहल। ये फॉर्मेल्डिहाइड था, इसको हम बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड। और वैसे ये फॉर्मिक एसिड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इनके कॉमन नेम बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इनके नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, क्लियर हो गया। आपने कहा ठीक है सर। अब हमें ये सीरीज कंफर्म है, एल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, एकदम जहन में बैठा लीजिए एकदम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड। समझ में आ गया, मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनल, मिथेनोइक एसिड, इथेन, इथेनॉल, इथेनल, इथेनोइक एसिड। सर आपने इनके कॉमन नेम बता ही दिए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर आपने लिखा है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, तो ये कैटलिस्ट कौन से यूज होंगे, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज होने वाला है, सवाल यहां आके खड़ा हो गया है। ठीक, तो समझिएगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कहता है अगर ये पूरी सीरीज फॉलो हो रही है ना, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तो इसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं कि इट इज अ स्लो ऑक्सीडेशन। देखो आराम आराम से आ रहा है, पहले अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, और फिर एसिड। तो ये क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन, जो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एकदम आराम से, मोहब्बत से। ये हो रहा है एसिडिफाइड, H प्लस एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये या तो नेसेंट ऑक्सीजन दिए होंगे, या OH माइनस मतलब एल्केलाइन KMnO4। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, तो ये पूरा स्लो ऑक्सीडेशन होगा। एल्केन से आपकी गाड़ी चलेगी और एसिड तक पहुंचेगी मोहब्बत के साथ। ठीक, ठीक। लेकिन आपने कहा सर मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी एल्केन से चले और अल्कोहल पे ही जाके रुक जाए, उसके आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों, तब आपको जिस कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉपर ट्यूब। ध्यान से सुनो, काफी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट, ढेर सारे कन्वर्जन में काम आएगा, ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से बनेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। ठीक, एल्केन कॉपर ट्यूब। अगर आप एल्केन से सीधा अल्कोहल जाना चाहते हो, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, कॉपर ट्यूब की। आपने कहा सर हम एल्केन से सीधा एल्डिहाइड जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते बीच में अल्कोहल भी बने, सीधे एल्डिहाइड पे जाए और मेरी गाड़ी रुक जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको जरूरत पड़ेगी मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की। सॉरी, किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है MOO, या ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है MO2 और ये O3। घबराने की जरूरत नहीं है, मॉलिब्डेनम ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। ऊपर उसकी वैलेंसी 2 है, तो दोनों की 2 है, इसलिए कुछ नहीं, नीचे नहीं लिखा हुआ है। नीचे वाले में 3 है, तो ये ऑक्सीजन का 2 यहाँ लिखा है, मॉलिब्डेनम का 3 यहाँ लिखा है। M कैपिटल है ना, O स्मॉल है, फिर ये वाला O बड़ा है, ध्यान रखना। ठीक, ठीक। आपने कहा सर हमें एल्केन से सीधे एसिड तक जाना है, तो यार बस से जाना है तो ये पड़े हैं, है ना। और नहीं तो तुम्हें लग रहा है सीधे भागना है, तो एक कंपाउंड है मैग्नीज एसिटेट। वैसे ये वाला भी यूज करेंगे, बट आप इसको भी याद कर लो, मैग्नीज एसिटेट, मैग्नीज, मैग्नीज एसिटेट। तो एल्केन डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में। और किसमें कौन सा एल्केन किसमें जाएगा, ये हमने ऑलरेडी ऊपर ही पढ़ लिया, देखो मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनल, मिथेनोइक एसिड, बस नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट, यही बनना है, पूरी कहानी क्लियर। ये है आपकी कौन सी कहानी, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपने पढ़ा है, ये जो पूरी सीरीज आपने पढ़ी ना, A के पावर 4 वाली, एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ से बनते हैं, तो ये अपने जहन में बैठा लीजिए, ये भूलने वाली चीज नहीं है।
मन में बोली थी अच्छा A की पावर 4 एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कार्बन नंबर कांस्टेंट, कैटलिस्ट स्लो ऑक्सीडेशन वाला अलग है, इंडिविजुअल तक पहुंचना है तो अलग है। एक बार बोल के एक बार बिना देखे लिख लीजिए, बस दिमाग में छप जाएगा। ठीक, क्लियर। तो हम लोग आए थे कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही दिया था। तो मैंने आपको यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा दी आपको, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। कौन सी वाली? कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन वाली इंपॉर्टेंट लाइन आपने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्यार बच्चों इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी, बट ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, ठीक है। बाकी आप कॉन्फॉर्मेशन जानते ही हो, है ना, ये तो जानते ही हो आप, सिंपल सा। देखो ना, यहाँ देखो कैसे है, ये पास पास है। सी हॉर्स ने क्या दिया था, ये वाला मॉडल। न्यूमैन में ये 3D मॉडल है, न्यूमैन का ये वाला 2D मॉडल है, सी हॉर्स वाला। कहानी वही है, जब दूर दूर होंगे तो स्टैगर्ड, पास होंगे तो इक्लिप्स्ड, इंटरमीडिएट कुछ हुआ तो आउच। तो वो सारी कहानी वही है प्यारे बच्चों, पढ़ी हुई है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको लगे कि नहीं पता। मैं आपको ऑलरेडी ये बातें बता चुका हूँ, और आपको ये भी पता है कौन किस किस एंगल पे कौन कौन सा बन रहा था, कहाँ स्टैगर्ड बन रहा था, कहाँ इक्लिप्स बन रहा था। इस मैं बातें ऑब्वियसली पहले भी रवा लोगों से कॉले ले पानी, ठीक है, मतलब किया, ठीक है। चलिए, तो अब ये कह रहे हैं कि चलो अब एल्कीन्स के बारे में बात करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हम अपनी कहानी को यहीं पे रोकेंगे। मैं एक छोटा सा रिवीजन देना चाहता हूँ। ये एल्केन कंप्लीट हुआ, बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसी रिएक्शंस थी प्यारे बच्चों जो आपने नोटिस किया कि सर हमें पढ़नी थी, बट आपने हमें थोड़ा आइडिया देके कहा कि नहीं ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब चूंकि क्लासेस बोर्ड ओरिएंटेड चल रही है तो जरूरत नहीं था, है ना। मैंने आपको बता के ऐसे मैंने आपको क्लियर भी किया। जैसे मैंने आइसोमेराइजेशन तो बताया, बट आपको एरोमेटाइजेशन नहीं बताया, है ना। तो चलो बता देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सा है, तो आप समझी जाओ। देखें, एरोमेटाइजेशन नाम से क्या लग रहा है, जैसे आइसोमेराइजेशन में आइसोमर्स बना था। क्या बना था? आइसोमर्स बने थे। तो वैसे एरोमेटाइजेशन भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। आपके सिलेबस वाला एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन। कितने कार्बन? 6। इसका मतलब एरोमेटाइजेशन में आप जो भी एल्केन लेंगे उसमें कम से कम 6 कार्बन तो हो ही। मतलब अगर मैंने 6 कार्बन का एल्केन लिया, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मतलब C6H14, तो वो क्या करेगा, 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग बना लेगा, C6H6। बचा हुआ क्या बच, कितने बच गए? 8, तो 4H2 निकल जाएगा, है ना। वैसे आपने कहा मुझे लेना है सर हेप्टेन नॉर्मल C7H16 एरोमेटाइजेशन, तो वो 7 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बना लेगा, 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड, उसके ऊपर CH3 लिख जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। फिर से 4H2 निकल जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आइसोमेराइजेशन हो रहा था AlCl3 विद HCl, वैसे एरोमेटाइजेशन के लिए क्या जरूरी क्या है, Cr2O3 और Al2। इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन की प्यारे बच्चों प्रोसेस होती है, और डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक, क्लियर, दिमाग में बैठा ये बात। तो हमने हाइड्रोकार्बन में पहला जो पॉइंट था एल्केन्स, हमने कंप्लीट कर लिया। प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन से लेके स्ट्रक्चर से लेके प्रिपरेशन से लेके फिजिकल प्रॉपर्टी से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज तक सारी बातें, और साथ में इनके आइसोमर्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो हम लोगों ने इन बातों को कंप्लीट किया। ठीक, पक्का। एक ओवरव्यू देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, एल्केन्स। एल्केन्स में हमने क्या क्या बातें पढ़ी, हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, जो मैं लॉजिकली पढ़ना चाहिए था मैं वो बातें कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हमें आता था, बहुत सारी बातें पता थी हमें। फिर आइसोमेरिज्म, लेकिन क्या आइसोमेरिज्म वेरिज्म सब हमने पढ़ी है, कौन सी शो कर सकते हैं, कितनी शो कर सकते हैं, याद करिए हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब बातें भी हमने करी ही थी, कोई टेंशन नहीं है, हमने को पता है ये बात, ठीक है।
फिर हम लोग आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, रिडक्शन, फिर सीधे हम कहाँ पे आ गए थे, इनके प्रिपरेशन में। कहाँ पे आए हैं, प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में हम लोगों ने कहाँ कहाँ से पढ़ा था, सोच के याद करके बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। किसे पढ़ा था, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। यहीं पे हमने नेम्ड रिएक्शन पढ़ी थी, याद करिए, सेबेथियर सेंड्रेंस इक्वेशन या रिएक्शन, तो हमने सीखा था प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फिर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड से बनाना सीखना स्टार्ट किया था। तो एल्काइल हैलाइड में भी हमने दो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था फ्रॉम रिएक्शन विद मेटल, यहाँ पे हमने ढेर सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन। फिर यार कुछ वुड्स रिएक्शन, उसके बाद क्या पढ़ा था, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, उल्मान रिएक्शन पढ़ा था, है ना। फिर क्या पढ़ा था, कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ लिया था, कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में बात हुई थी, है ना, याद है। उसमें मैंने और भी बताया था, फिटिंग, वर्ड्स फिटिंग, मैंने नाम लिया था, मैंने कहा था तुम्हें पढ़ना नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब बातें की मैंने। दूसरा हमने क्या पढ़ा था इनका, रिडक्शन, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से। और रिडक्शन में मैंने ढेर सारे आपको क्या बताए थे, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है और उनसे हम कैसे एल्काइल हैलाइड से किसमें चेंज हो जाएंगे, एल्केन में चेंज हो जाएंगे, ठीक। पहला एल्कीन और एल्काइंस के हाइड्रोजनेशन से, दूसरा एल्काइल हैलाइड में दो ऑप्शन थे उनसे पढ़ लिया, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी हमने दो पढ़ा था, याद है ना। एक तो पढ़ा था डी कार्बोक्सिलेशन वाला, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम ईस्टर, है ना, RCOO, सोडियम ईस्टर का डी कार्बोक्सिलेशन वाला पढ़ा था। और दूसरा प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें पढ़ा था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। ये सब रिएक्शन पढ़ी, इन सब की कंडीशंस पढ़ी, कोई लिमिटेशन था तो उनके बारे में बात किया, यही सब बातें हम लोगों ने की, ठीक। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, है ना। ये प्रिपरेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कुछ बातें के थ्रू अराउंड बातें भी की थी आपसे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बताया भी था, मेल्टिंग पॉइंट तो थोड़ा एक्सेप्शनली था, अल्टरनेशन, अल्टरेशन इफेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, इन सब के बारे में जनरली बातें हुई, ठीक है। फिर आज हमने पूरा का पूरा क्या कंप्लीट किया, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कंबस्शन, फिर कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, फिर हैलोजिनेशन विद देयर मैकेनिज्म, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, पाइरोलिसिस, फिर आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन, ठीक था। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक, पक्का। ये समझ लो एक तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपको एल्केन्स रिवाइज करवा दिया, जहन में ये बातें घुस गई कि अच्छा हाँ हाँ ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ठीक है। एक दिमाग में एक तुम्हारे प्रिंट बन गया कि हमने ये बातें ऐसे पढ़ी थी सर, हाँ ठीक है, ऐसे पढ़ा था, ठीक। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे कहता है, देखिए बेइज्जती वाले क्वेश्चन आपसे कहता है, बताइए C3H7OH और C4H9CHO, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि भैया C3H7OH और C4H9CHO, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बताइए। क्या जवाब होगा आपका, पहला वाला कि दूसरा वाला कि दोनों, कि नन, ये आंसर है, नन। पूछो क्यों सर, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन थी विच इज मेड ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ किससे बना हो,
कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो भैया, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ तो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक बेसिक साइज से सवाल पूछ लिया मैंने। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए, आप ये बताइए कि ब्यूटेन, है ना, पेंटेन और प्रोपेन, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सबसे पहला मैंने पूछा, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैक्स बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो आपने कहा सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन फोर्स पे, वैन फोर्स डिपेंड करता है साइज पे एंड मॉलिक्यूलर वेट पे। सर ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन और प्रोपेन में 6। सर ऑब्वियसली, और प्रोपेन में 3, सॉरी। तो ऑब्वियसली सर पेंटेन वाले का क्या होगा, बीपी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा। हमने कहा एकदम करेक्ट, पेंटेन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मेल्टिंग पॉइंट किसका मैक्स होगा तब, तो आपने कल ही पढ़ा था क्या, अल्ट्रेशन इफेक्ट। क्या पढ़ा था? अल्ट्रेशन इफेक्ट। कहता है जो इवन नंबर वाले होंगे एल्केन्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने लोअर और अपने हायर ऑड नंबर वालों से ज्यादा होगा। तो ब्यूटेन का लोअर कौन सा है? प्रोपेन। हायर कौन सा है? पेंटेन। दोनों ही कैसे हैं? ऑड नंबर। तो अगर मैं मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन, है ना? ठीक है। और आज के लिए एक छोटा सा और लास्ट प्रैक्टिस कर लेता हूँ, प्लीज रिवाइज करिएगा। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है, अपने जहन में बैठा लीजिए, मतलब मजे ही आ जाए। अगला कहता है, ध्यान समझिए, कह रहा है यार मेरे को ना C2H6 से CH3CHO बनाना है। अगर वर्ड फॉर्म में लिखूं तो इथेन को से इथेनॉल बनाना है। क्या करूं? सोच के देखिए, आज ही पढ़ा है। तो आप बोलोगे इथेन मतलब एल्केन, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड। सर एल्केन से एल्डिहाइड बनाना है और बीच में अल्कोहल नहीं बना है और इसके आगे एसिड भी नहीं बन रहा है, मतलब सीधे एल्केन से एल्डिहाइड। सर आज ही तो पढ़ा। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉलिबडेनम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, जो एल्केन को डायरेक्टली चेंज कर देता है किसमें? एल्डिहाइड में। एल्केन डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में। सही है एकदम, कोई टेंशन नहीं। देखो ना खुद सब लोग जो सीखा ऐसे क्वेश्चन पूछे और ऐसे धमाकेदार जवाब दे दोगे। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, तो ये बातें मैंने कंप्लीट की किसको लेके? एल्केन्स को लेके। ठीक है, आप प्लीज कोशिश करिएगा कि प्रॉपरली रिवाइज करके एक बार कोशिश करें कि बुक में देखें एल्केन्स की कोई क्वेश्चन है, लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। मैं तो चलो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप भी अपने दिमाग में लगाएं कि देखें क्वेश्चन लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। ठीक, पक्का? चलिए फिर, तो आज की कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आई होप हम लोगों ने ठीक ठाक क्लासेस अटेंड कर ली, है ना? 1-2 मिनट है बट कोई बात नहीं, कुछ नया स्टार्ट करने से अच्छा है कि आप इसको अपना बैठ के आराम से रिवाइज करें। तो एज यूजुअल प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से क्या रहेगा आपको पता है। सर बोलेंगे जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। ठीक, तभी नाम रोशन हो पाएगा। ठीक है, चल प्यारे बच्चों, जय श्री राधे, ख्याल रखिए।